निर्मला बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कंचन जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। निर्मला मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते हुए उसकी आंखें भर आई। निर्मला की शादी को 4 साल हुए थे। 3 साल तक सब ठीक चला, फिर अचानक उसके पति रोहन की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। निर्मला का बेटा अभी 5 महीने का था। रोहन के बहुत कोशिशों के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता केशव जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। किशन जी ने अपने बेटे का साहस बढ़ाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उनके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि रोहन कहीं परेशानी में न घिर जाए, इसलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे। बेटे और बहू को निर्मला अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कंचन जी निर्मला को सुनाती कि जब उनकी शादी हुई तो उनके आने के बाद किशन जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का काम काज भी चौपट हो जाता है। निर्मला को यह बातें बाढ़ की तरह सीधे हृदय बेधने लगती। वो तो पहले ही परेशान थी और कंचन जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण किशन जी ही बेटे और बहू का खर्चा उठाते थे और कंचन जी एहसास की परतें चढ़ाती जाती। निर्मला का आत्मसम्मान को चलता रहता। जब निर्मला कहीं बाहर जाने के लिए निकलती तो कंचन 2-4 सामान लाने को जरूर बोलती। अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं देती हूँ। वैसे भी अब तो 2 गुना खर्चा हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। निर्मला के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया। कंचन जी ने वो वहाँ से चली गई। किशन जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी जरूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कंचन जी पति के मिजाज को देखकर चुप हो गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो, अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन निर्मला को सुनने पड़ते थे। कभी कभी कंचन जी तो रोहन को भी सुना देती थी। बहुत ही अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी निर्मला। एक तो पति को दिन भर तनाव में देखती, दूसरी तरफ सासू माँ उसकी आत्मसम्मान को तार तार करने से कभी नहीं चूकती। छोटे बच्चे की वजह से वह नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। आए दिन कंचन जी निर्मला के सामने अपनी तारीफों की पुल बांधती रहती। मैं जब ब्याह करके आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया। लेकिन तुम्हारे कदम शायद रोहन के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। निर्मला को समझ में नहीं आता था इन सब में उसकी क्या गलती है। इतना तिरस्कार करने के बाद कंचन जी ने अपनी बेटी की किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। सुहानी भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली है। सुहानी से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता ही जा रहा है। निर्मला अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 7 महीने का वक्त बीत गया। 7 महीने के बाद रोहन की नौकरी मुंबई में लगी। किशन जी ने बोला, पहले वहां जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर निर्मला और बच्चे को लेकर चले जाना। अगले ही दिन रोहन मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद फोन करके बोला, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसी बीच अचानक एक दिन सुहानी अपनी बेटी के साथ अपने मायके आई। अपनी बेटी और नतनी को आया देख कंचन जी खुशी से फूले नहीं समाई।
पर अगले ही पल सुहानी के चेहरे की उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो गया है और काफी ज्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 5 शोरूम में से 3 शोरूम दामाद जी के बिक चुके हैं और बस 2 शोरूम बचे हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं। यह सब सुनकर कंचन जी और किशन जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया। एक औलाद के दुख से अभी उभरे भी नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। सुहानी ने कंचन जी को बताया कि उसकी सास उसे बहुत ही ज्यादा ताने देती है, कोई मदद करती है तो बस एहसान गिनवाती रहती है, मेरे आत्मसम्मान को पूरा तार तार करके रख दिया है। सुहानी की बातें सुनकर कंचन जी के विचार एकाएक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अक्ल नहीं है क्या? ऐसे समय में बेटे बहू के आत्मसम्मान संभल की जरूरत होती है और वह तुम्हें ताने मार रही है। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कंचन जी की बातें सुनकर निर्मला से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी जी बेटे का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपके भावनात्मक संभल की जरूरत है। दूसरों के आगे हाथ फैलाना कितना पीड़ादायक होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 7 महीने मैंने इस दुख को झेला है, इसीलिए मैं सुहानी दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपके तानों से लहूलुहान होकर पड़ा हुआ है, उसे तो आप कभी भी नहीं देख पाई। क्या आत्मसम्मान का आकलन रिश्ते देखकर किया जाता है? बेटी का आत्मसम्मान आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान कुछ नहीं। निर्मला ने अपने नंद सुहानी से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। किशन जी ने कंचन जी से बोले, कंचन जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज सुहानी का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू निर्मला को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा। फिर आप में और सुहानी की सास में क्या फर्क रह गया? आपने जो ठोस निर्मला और रोहन के दिल को लगाई है वह उनके दिल में हमेशा रहेगी और इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कंचन जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहू के साथ उनकी करने की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है और वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर रही थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की।